हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित राय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी टारगेट बाय रोहित राय। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा पावलोव के अधिगम के सिद्धांत को, जिसका नाम था अनुबंधन सिद्धांत, और उसका आज आप दूसरा पार्ट देखेंगे। तो पिछली प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मैं आज दूसरा पार्ट बना रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है ज्योग्राफी टारगेट बाय रोहित राय, और इस चैनल को जिन मित्रों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो पसंद आता है तो मित्रों लाइक और शेयर जरूर करें। और सीटेट की एग्जाम से पहले सारा वीडियो डाल दिया जाएगा। सीटेट की एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और जिन मित्रों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आइए देखते हैं आपके अगले इस पार्ट को। और जैसे ही वीडियो समझ में आता है तो धड़ाधड़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर को करते रहें। तो लाइक आपके हाथ में है। तो देखेंगे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मित्रों कुत्ते को भोजन देंगे तो लार गिराएगा, क्योंकि लार स्वाभाविक क्रिया है। फिर घंटी बजाएंगे, 5 सेकंड बाद भोजन देंगे, फिर भी कुत्ता क्या करेगा, फिर भी लार गिराएगा, क्योंकि मित्रों कुत्ते ने घंटी के साथ बार बार पुनरावृत्ति के करने से इसका घंटी के साथ अनुबंधन हो गया है। और तीसरी प्रक्रिया में हम सिर्फ घंटी बजाएंगे फिर भी कुत्ता लार गिराएगा। क्यों गिराएगा मित्रों? क्योंकि घंटी के साथ उसका अनुबंधन हो गया है। मूल तथ्य यही है कि घंटी के साथ अनुबंधन होने के कारण कुत्ता लार गिराता रहता है। अब आइए मित्रों देखेंगे आगे के संदर्भ में मूल विषय वस्तु को देखेंगे। रीट 11 का क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत में घंटी है। अब घंटी क्या है मित्रों? मैंने पहले भी बताया था कि जो चीजें हमने बनाई है, हमने जनरेट की है, मानव ने बनाई है, उसे कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। और जो चीजें हमें प्रकृति से मिली है उसे हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। तो हमने घंटी को खुद बनाया है, तो घंटी पावलोव के सिद्धांत में क्या होगी? अस्वाभाविक उद्दीपक होगी, अनुकूलित उद्दीपक होगी, अनुबंधित उद्दीपक होगी। दोस्तों मूल विषय वस्तु को समझिएगा, तथ्य को ध्यान में रखिएगा, सारी बातें आपके लिए हैं। पावलोव ने 2 तथ्य को और बताया है मित्रों कि स्वाभाविक क्रिया को पावलोव ने क्या कहा है। स्वाभाविक क्रिया को अनानुबंधित कहा है। अनानुबंधित का अर्थ होता है मित्रों कि बंधनहीन या बंधन रहित। और अस्वाभाविक क्रिया को क्या नाम दिया है मित्रों? आपसे ऐसे पूछेगा कि अस्वाभाविक क्रिया को पावलोव ने क्या कहा है, तो अस्वाभाविक क्रिया को अनुबंधित क्रिया कहा है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे के संदर्भ में विषय वस्तु को देखते हैं। कैसे क्या होता है कि अनुबंधन से आशय, अनुबंधन से आशय। तो पावलोव ने आपके सामने अनुबंधन से आशय को रखा है। उस तथ्य को देखिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं कैसे कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना ही अनुबंधन कहलाता है। कैसे? देखिएगा मित्रों, कुत्ता पहले भोजन के साथ लार गिराता था, फिर घंटी के साथ लार गिराया, फिर घंटी भोजन साथ में था फिर भी लार गिराया, और केवल घंटी थी फिर भी कुत्ते ने लार गिराया। तो बताइए कुत्ते ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया या नहीं किया? तो कुत्ते ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, अर्थात कुत्ते ने सिर्फ घंटी के साथ भी लार गिराया, यानी घंटी के साथ उसका अनुबंधन हो गया था। तो यह हो गया मित्रों अनुबंधन। अब अनुबंधन को मैं अपने माध्यम से कैसे समझाता हूं, आपके सामने तथ्य को रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, साथ चाहूंगा आपका और समझ में आए। अगर मेरा उदाहरण अनुबंधन का, तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कि टीचर एक होशियार बच्चे को खड़ा करा देते थे। याद कीजिए बचपन के उन दिनों को, कैसे कि टीचर एक बच्चे को खड़ा करा देते थे और वो बोलता था 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। और हम पीछे बैठे बैठे क्या करते थे? हो हो, यानी हमने हो की पुनरावृत्ति से पहाड़े को सीख लिया। तो पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया ही अनुबंधन कहलाती है, या परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना ही अनुबंधन कहलाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि
आप एक बार आपके पैर के नीचे सांप पड़ जाता है, आप डर जाते हैं, सांप आपको काट लेता है, अगली परिस्थिति में उसी अनुबंधन के अनुसार देखिएगा, आपके सामने बात को प्रस्तुत करना चाहूंगा कैसे कि आपके पैर में दोबारा अगर रस्सी भी लपेट लेती है फिर भी आप डर जाते हैं कि मुझे सांप ने लपेट लिया है, तो वही सांप का अनुबंधन अब भी आपके दिमाग में जारी है। देखेंगे मित्रों आगे के संदर्भ में हम बात करेंगे कैसे क्या बात होती है, कैसे तथ्य रखेंगे आपके सामने। तो पावलोव के सिद्धांत में 5 मुख्य तथ्य हैं मित्रों। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि पावलोव के सिद्धांत में मुख्य तथ्य कितने हैं, तो 5, या आपसे पूछा जा सकता है कि पावलोव के सिद्धांत में मुख्य तत्वों में 5 तत्व हैं, तो एक तत्व दे देगा पावलोव का, 4 तत्व अलग से दे देगा, या 3 तत्व दे देगा जैसे विलोपीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, और एक अलग से दे देगा और पूछेगा कि इनमें से पावलोव का तथ्य नहीं है। तो मित्रों क्या क्या तथ्य है, 5 मैं आपको आपकी दैनिक जिंदगी से जोड़ के बताऊंगा, सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा, देखिएगा कैसे। तो विलोपीकरण, अब मित्रों सबसे पहले आप समझेंगे कि विलोपीकरण क्या है, पावलोव ने कैसे आपके सामने रखा है, मैं उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपको दिखाऊंगा। देखिएगा कैसे विलोपीकरण की अनुक्रिया में लंबे समय तक उद्दीपक न प्रस्तुत करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है, और यही अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया उद्दीपन या विलोपीकरण कहलाती है। कैसे मित्रों आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा, पसंद आए तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर करिएगा। कि अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक न प्रस्तुत करने पर अनुबंधन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यही अनुबंधन की समाप्त होने वाली प्रक्रिया ही विलोपीकरण कहलाती है। उसको हम आपको दैनिक जिंदगी से जोड़ के बताते हैं मित्रों। जैसे आप कैसे क्या कहते हैं कि दूध वाला आता है आपके सामने 8 बजे, आपने एक दिन घड़ी को देखा 8 बजे आता है, दूसरे दिन आप 8 बज के कुछ मिनट पहले ही तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही वह आएगा दूध आप ले लेंगे। लेकिन मित्रों अगर वही दूध वाला आपके घर पे 10 दिन नहीं आए तो आपका अनुबंधन वह खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म हो जाएगा, बोलिए खत्म होगा, यस। तो मित्रों जैसे कि आप रोज रोज जाते हैं, अगर एक ही ऑफिस में वो ऑफिसर नहीं मिलता है तो आप तीसरे दिन से जाना बंद कर देते हैं, तो आपका अनुबंधन समाप्त हो गया या नहीं समाप्त हो गया। जैसे हमने कुत्ते को भोजन दिया, उसने लार गिराया, हमने घंटी बजाई, भोजन दिया, लार गिराया, लेकिन हमने सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते ने फिर भी लार गिराया, तो क्यों गिराया, अनुबंधन के कारण। मित्रों आपके सामने रखना चाहता हूं, रोज अगर आप यही घंटी केवल बजाएंगे और उसे भोजन नहीं देंगे तो कुत्ता लार नहीं गिराएगा, तो इसे कहते हैं अब विलोपीकरण। अब आइए देखते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। तो पावलोव ने आपको बताया है, उसी को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उद्दीपक सामान्यीकरण आपका दूसरा तथ्य है, और सारी बातें आपके लिए है, तो ध्यान देंगे कि मिलती जुलती परिस्थितियों के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। उसको मित्रों मैं आपकी दैनिक जिंदगी से जोड़ के बताऊंगा, आपको बताता हूं, आपके सामने तथ्य को रखूंगा, देखिएगा कैसे और तथ्य समझ में आता है मित्रों। तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर। तो जैसे ही घंटी की आवाज है, अगर उसी से मिलती जुलती कोई आवाज दे दी जाए तो शायद कुत्ता उस पर भी लार गिराएगा। कैसे, जैसे आप एक बार सांप से डरे थे, दोबारा पांव में रस्सी लपेट लेती है, फिर भी आप सोचते हैं क्या है, सांप, क्योंकि आपका वो अनुबंधन बना हुआ है। यानी कि मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना ही उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। तो इसको वाटसन ने अपने शब्दों में कैसे बताया मित्रों, पूछता है कि वाटसन ने उद्दीपक सामान्यीकरण को कैसे समझाया है। तो वाटसन का एक पुत्र था अल्बर्ट, जो खरगोश से खेलता था। वाटसन का पुत्र 11 माह का था। वाटसन को लगता था कि यह खरगोश मेरे पुत्र को हानि पहुंचाएगा, और उसकी खेलने की आदत को छुड़ाने के लिए वाटसन ने एक खिलौना अपने मन से खरगोश जैसा तैयार किया और उस खरगोश में डरावनी आवाज भर दी, और अपने पुत्र को वह खिलौना खरगोश दिया। उसमें से डरावनी आवाज आई, बच्चे ने खिलौना फेंक दिया। अब वाटसन असली जो खरगोश था उसको बच्चे को दिया, तो बच्चे ने असली खरगोश से भी डर के उसको फेंक दिया।
अर्थात कि दोनों असली खरगोश ही लगे, इसलिए उसने असली खरगोश से खेलना भी छोड़ दिया। अब देखेंगे मित्रों उद्दीपक विभेदीकरण। तो दीपक विभेदीकरण को मित्रों कैसे पावलो ने बताया है, और मैं आपके सामने रखूंगा कि दो दीपकों के मध्य समानता और असमानता का पता लगाना ही उद्दीपक विभेदीकरण है। जैसे देखिएगा मित्रों, आपके सामने रखूंगा कैसे कि जैसे ही आप एक बार सांप से डर गए तो आपका अनुबंधन बन गया, जैसे ही रस्सी लपेटी की फिर भी आप डर जाते हैं, लेकिन एक दो बार रस्सी लपेटती है तो आपको पता चल जाता है ये रस्सी है, वो सांप था। तो आप बवोली रस्सी से डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो इसे कहते हैं मित्रों उद्दीपक विभेदीकरण। अब मित्रों बुद्धि कारक, चौथा तथ्य है, आपके सामने रखना चाहूंगा अपने माध्यम से, पावलो के माध्यम से। देखिएगा कैसे कि पावलो के अनुसार मंदबुद्धि के बालकों को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मंदबुद्धि के बालकों में अनुबंधन की क्षमता नहीं होती है। मित्रों देखिएगा कैसे बुद्धि कारक कि पावलो ने क्या कहा है कि मंदबुद्धि के बालक को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मंदबुद्धि के बालक में अनुबंधन की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद मित्रों लास्ट और पांचवा है समय कारक। समय कारक में मित्रों आपको क्या दिखाया जाएगा कि पावलो ने क्या कहा है कि पावलो के अनुसार दो दीपकों के मध्य अनुबंधन कराने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का समय होना चाहिए, अर्थात 5 सेकंड से अधिक समय होने पर अनुबंधन प्रभावी नहीं होगा। देखिएगा कैसे आपको आपकी स्थितियों से जोड़ के, आपके तथ्यों से जोड़ के बताऊंगा कि आप घंटी बजाइए 5 सेकंड की जगह, सुबह घंटी बजाकर शाम को कुत्ते को भोजन दीजिएगा, क्या कुत्ता लार गिराएगा? बोलो गिराएगा? नहीं गिराएगा। तो इसको कहते हैं समय कारक, अर्थात 5 सेकंड के अंदर भोजन दिया जाएगा तो कुत्ता लार गिराएगा, लेकिन 2 घंटे बाद घंटी अभी टन टन बजाया जाए और 2 घंटे बाद कुत्ते को भोजन दिया जाए तो कुत्ता लार नहीं गिराएगा। इसके बाद मित्रों पावलो के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, और हर सिद्धांत का शैक्षिक महत्व होता है मित्रों, तो इसलिए शैक्षिक महत्व बहुत ही जरूरी है और शैक्षिक महत्व को हम देखेंगे। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिन मित्रों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सारे वीडियोस को देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एक अध्यापक हैं SDN PG कॉलेज के, जिनको इतिहास पढ़ाने का 15 साल का अनुभव रहा है। उन्होंने अपने इतिहास का वीडियो डाला है, हिस्ट्री का अर्थात, और ज्योग्राफी का भी वीडियो पड़ा है जो मैंने डाला है, और तमाम ऐसे MCQs के वीडियो पड़े हैं। तो आइएगा देखेंगे पावलो के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। मित्रों क्या शैक्षिक महत्व है? मित्रों सभी लोग पढ़ाते हैं और कोई शैक्षिक महत्व वगैरह नहीं बताता है, और मैं आपको शैक्षिक महत्व बताऊंगा, आपकी दैनिक जिंदगी से जोड़ के बताऊंगा कि यह सिद्धांत मित्रों पुनरावृत्ति पर बल देता है। कैसे मित्रों? अभी आपने पढ़ा कि यह सिद्धांत पहाड़े को कैसे सिखाया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बार बार पुनरावृत्ति की गई तो आपको पहाड़ा याद हो गया। इसके बाद दोस्तों यह सिद्धांत अर्थात पावलो का सिद्धांत आपके सामने देखिएगा, तथ्य को रखना चाहूंगा, छोटे बालकों को सिखाने में सहायक है, क्योंकि छोटे बालक मित्रों पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखते हैं और यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है, अर्थात इसीलिए यह सिद्धांत छोटे बालकों को सिखाने में सहायक है। मित्रों यह सिद्धांत जानवरों को प्रशिक्षण देने में सहायक है। कैसे मित्रों? अभी आपने देखा कि पावलो महोदय ने कैसे एक कुत्ते को अनुबंधन करना सिखाया है, इसलिए इस सिद्धांत से यह आशय मिलता है कि यह जानवरों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायक होता है। मित्रों बालकों को चित्रों के माध्यम से भाषाई ज्ञान सिखाना, और यह सिद्धांत आपको दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बढ़ावा देने में जोर देता है। क्या मित्रों? दृश्य और श्रव्य सामग्री, अर्थात मित्रों जो दृश्य श्रव्य सामग्री आप पेड़ में यूज करते हो उसको
चलन में लाने के लिए यह सिद्धांत विशेष बल देता है। यह सिद्धांत बच्चों को बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों को सिखाने में सहायक होता है। मित्रों, यह थे इसके शैक्षिक महत्व, और इन महत्वों को मित्रों नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइए, सारे सिद्धांत बताए जाएंगे। एक सीरियल से आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और सारे सारा मनोविज्ञान, सारा शिक्षण मनोविज्ञान का आपको आपके एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा मित्रों। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो धड़ाधड़ लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम है ज्योग्राफी टारगेट बाय रोहित राय, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मैं रोहित राय अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा।